है ना, यहां से करेंगे शो। ठीक है, तो अपन उससे पहले जो बात किए थे तो अपन पढ़े थे वो विग्रहराज चतुर्थ वाली बातें पढ़ी थी। विशलदेव का एक तो हरिकेली नाटक पढ़ा, विशलदेव राशो पढ़ा, विशलदेव राशो नरपति नाले, और एक ललित विग्रहराज सोमदेव का पढ़ा था। और ललित विग्रहराज में हमने पढ़ा था कि इसमें देसल का उल्लेख है और विशलदेव राशो में राजमती का उल्लेख है, ऐसा अपन पढ़े थे। आज जो बात करेंगे कश्मीरी कवि ज्यानक की बात करते हैं। कश्मीरी कवि ज्यानक, तो ज्यानक ने कृति लिखी थी जिसका नाम पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज विजय, अब नाम से ऐसे लगता है कि यार पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान के विजयों का उल्लेख होता होगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज विजय के अंदर पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का उल्लेख है, जबकि तराइन के पहले और तराइन के दूसरे युद्ध का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में है, जो चंद्रवरदाई ने लिखा था। पूरा जलहन ने किया था, पूरा जलहन ने किया था, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कश्मीरी कवि ज्यानक की बात करें तो ज्यानक विग्रहराज चतुर्थ के काल में भी रहे, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान। इनकी करती है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अंदर एक तो पृथ्वीराज चौहान उर्फ पृथ्वीराज तृतीय की विजय उपलब्धियों का उल्लेख है। विजय का उल्लेख तो तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। और तराइन के पहले युद्ध में विजय हुआ था, दूसरे में हार गया था, जानते हो। पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191 अर्थात 1248 विक्रमी संवत, और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 अर्थात 1249 विक्रमी संवत। अब इसके अंदर उल्लेख क्या है, ये ज्यानक की करती पृथ्वीराज विजय में क्या क्या उल्लेख है? तो एक पृथ्वीराज की उपलब्धियां उल्लेख है। पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का उल्लेख है। दूसरी बात है कि आपने संयोगिता का नाम सुना होगा, सुना ही है ना, कि उसका हरण करके उससे विवाह कर लेता है पृथ्वीराज चौहान, अजमेर में उससे विवाह करता है। यह भी याद रखिए कि विवाह कहाँ करता है, अजमेर में करता है। तब इस ग्रंथ के अगर बात ज्यानक की करती पृथ्वीराज विजय में बात करें तो पृथ्वीराज विजय में संयोगिता का नाम नहीं मिलता। संयोगिता के नाम पर एक अन्य महिला का जो अप्सरी का नाम मिलता है उसका नाम तिलोचना है। संयोगिता का नाम ही नहीं मिलता। तिलोचना या तिलोत्मा यानी तिलोचना का नाम मिलता है, न कि संयोगिता का। तो नामक अप्सरा का वर्णन मिलता है यानी संयोगिता के स्थान पर, संयोगिता के स्थान पर उल्लेख का मिलता है तिलोचना। उसमें कहा जाता है कि तिलोचना से विवाह किया था, पर पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है संयोगिता से विवाह किया था। अब देखो इसके बाद हम बात करें अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान की स्वयं की जो करती है वो श्रृंगार हार है। श्रृंगार हार जो करती है वो संगीत विद्या से संबंधित है। किस प्रकार का ग्रंथ है, संगीत से जुड़ा है तो संगीत विद्या से संबंधित है। अमीरदेव चौहान की जो हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है, अमीरदेव चौहान के बारे में हमें जो उपलब्ध जानकारी मिलती है वो साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो हमीर महाकाव्य। अगर हम बात करें हमीर महाकाव्य तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। भाई इनके बारे में हमें पढ़ना क्या, इनके बारे में कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा है। अमीर महाकाव्य लिखा है नयनचंद्र सूरी ने लिखा है, नयनचंद्र सूरी। अमीर रासो जो लिखा है वो श्रृंगधर या सारंगधर ने लिखा है, और जबकि 18वीं शताब्दी में इसको जोधराज ने लिखा है। यानी अमीर रासो जो लिखा गया है वो दो के द्वारा, श्रृंगधर और जोधराज के द्वारा लिखा गया। पूछ लेते हैं कि अमीर रासो किसने लिखा है, तो अमीर रासो या तो श्रृंगधर का नाम या फिर सारंगधर एक ही है, या फिर जोधराज का नाम मिलेगा। इसके बाद देखो अगली करती अमीर हट के नाम से करती दो व्यक्तियों ने लिखी है। एक तो गवाल कवि ने लिखी है और एक चंद्रशेखर ने लिखी है। किसने? चंद्रशेखर ने। एक तो हमीर हट लिखा है चंद्रशेखर ने और एक हमीर हट लिखा है गवाल कवि ने लिखा है। चंद्रशेखर ने एक कृति और लिखी जिसका नाम है सूर्जन चरित, जबकि ये नयनचंद्र जो सूरी है इसने एक कृति और लिखी है सूर्जन चरित्र। इसने लिखी है सूर्जन चरित्र और इसने लिखे है सूर्जन चरित। अब देखो
अमीर महाकाव्य लिखा नैनचंद्र सूरी ने, सृजन चरित्र लिखा है नैनचंद्र सूरी ने, अमीर रासो श्रृंगधर और जोधराज। अमीर हट जो करते लिखे, अमीर हट जो करते लिखे दो व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है, एक तो चंद्रशेखर और एक ग्वाल कवि, चंद्रशेखर और ग्वाल कवि। इसी ग्रंथ के अंदर एक बात लिख रही है, देखो हम पढ़ते हैं शीर सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। वो जो बात लिखी गई है वो इस हमीर हट में लिखी है जिसको ग्वाल कवि ने लिखा है, जबकि इसके अंदर नहीं है। किसमें? चंद्रशेखर वाले ग्रंथ में नहीं है, जबकि हमीर हट जो ग्वाल कवि ने लिखा है उसके अंदर लिखा है शीर सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो ये हमीर हट के ही कथा है, ये हमीर हट की, पर ये हमीर हट लिखी किसने? ग्वाल कवि ने। एक हमीर हट लिखी है चंद्रशेखर ने। आपको पता है कि देखो एक हट की जिद की वजह से ये हमीर देव चौहान ने अपना पूरा परिवार गवा दिया था, पता ही है ना वो चिमना वाली बात। इतिहास में दो अलग अलग मत हैं कि एक तो कहते हैं कि वो अलाउद्दीन खिलजी से महमूद क्या बोलते हैं उसको, महमूद शाह सोना चांदी लूट कर लेके आए थे जब वो गुजरात अभियान के दौरान से, तो उसके शरण में आ गए थे। कुछ कहते हैं नहीं वो चिमना को लेकर भागे थे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ शरण जरूर दिया था। ये बात आपको याद रखना है कि अमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को क्या दी थी? शरण दी थी, और उसी की वजह से युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1301 ईस्वी को। तो इसके बाद देखो एक करती आती है हमीर मदमर्दन, अमीर मदमर्दन। पीछे पेपर में आपको पता है कि पूछी गई करती है अमीर मदमर्दन करती किसकी है, ये बात आपसे पेपर में पूछी जा चुकी कि हमीर मदमर्दन करती किसने लिखे। देखो सारी करतियों की बात करेंगे, हमने पढ़े हमीर, सबसे पहले जानक की बात की, जानक ने लिखे पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। अब देखो एक है पृथ्वीराज रासो, एक है पृथ्वीराज विजय, तो विजय तो जय तो जैनक जोड़ दो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जोड़ दो। इसके बाद हमने हमीर अरिके नहीं सॉरी नेक्स्ट बात करी श्रृंगार कवि करती लिखी है अमीर देव चौहान ने जो संगीत विद्या से संबंधित है। इसके बाद हमीर की जानकारी देने वाले ग्रंथ में पढ़ा हमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूरी ने एक ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम सृजन चरित्र। हमीर हट की बात की, अमीर हट दो व्यक्तियों ने लिखा है। अमीर हट किसने लिखा है? दो व्यक्तियों ने, एक चंद्रशेखर ने, एक ग्वाल कवि ने। एक पढ़ा हमीर रासो लिखा सरंगधर या सारंगधर या फिर जोधराज, ठीक है। इसके बाद हमीर मदमर्दन करती लिखी है जयसिंह सूरी ने, जयसिंह सूरी, ये आया हुआ है पेपर में, इंपोर्टेंट है भाई पेपर की दृष्टि से। अमीर मदमर्दन करती जयसिंह सूरी की। इसी जयसिंह सूरी ने दो करतियां और लिखी है, एक का नाम कुमारपाल चरित और एक का नाम धर्मादेश माला, धर्म जमा में आदेश जमा में माला। तो धर्मादेश माला यानी इसका विच्छेद करें तो धर्म आदेश माला ऐसा भी आ सकता है। तो धर्म आदेश माला करती भी किसके है? जयसिंह सूरी। परंतु ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं जितनी की करती हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन किसने लिखी है? जयसिंह सूरी ने। एक है हमीर बंधन, है ना, क्या है? अमीर बंधन। अब देखो गाना सुना होगा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सुना है ना? हाँ, तो अमृतवाणी जैसे लगती है वो गीत में, लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता? तो ये बंधन की बात करें तो किस पे? अमृत कैलाश पे कर देना। हमीर बंधन किसने लिखा है? अमृत कैलाश ने। मदमर्दन तो लिखा है किसने? जयसिंह सूरी ने। एक है अमीर रायण, अमीर जमा में अरायण, तो ये लिखा भांडाव व्यास ने, है आपने के भांडा बोले अपनी नहीं, वही भांडा व्यास रायण, अमीर रायण लिखा है, अमीर जमा में अयन बनता है। ये इसको विच्छेद करें तो क्या बनता है? अमीर जमा में अयन, अमीरायन। और ये करती लिखी है भांडाव व्यास ने। एक है अमीर चौपाई, भाई आपने देसी भाषा में, अपने गामा की भाषा में चौपाई खाटने बोले, परंतु ये करती ऐसा क्या है? करती। तो चौपाई के ऊपर कौन बैठ था? जो विजय होके बैठ था। चौपाई के ऊपर कौन बैठ? जो विजय होके बैठ, जो विजय होके आओगो, हमीर विजय होके आओगो, चौपाई पे बैठा गो विजय सा, विजय होके बैठ सा, याद रख लियो। तो हमीर
चौपाई। चौपाई पे चौपाई की भी हम खाट हुए अपने हम मारवाड़ी भाषा में कहे पिलंग कया करा, तो हमीर चौपाई लिखा है मंडन विजयसा, या चौपाई ने मांडली विजय करके विजयसा। अब देखो अमीरा छाड़ा, आपने कया करें के छेड़ो छेड़ दियो, छेड़ो कया करें छेड़ो, छेड़ो वह राड़ है ना, तो भैया जेगा राज हुए ने वो छेड़ो छेड़ी दी है ना, तो अमीर रा छाड़ा तो राज रूप लिखा है, राज रूप ने लिखा है। अब इसके बाद देखो हमने जो बातें की ध्यान से के चीजों को जोड़ते जाएगा। हमीर महाकाव्य तो हमने पढ़ा नयन चंद्र शूरी, हमीर राशो, अमीर राशो शरंगधर या शारंगधर और 18वीं शताब्दी में जोधरा। अमीर हट, अमीर हट दो व्यक्तियों ने लिखी है, एक तो चंद्रशेखर ने लिखी है, एक गवाल कवि ने लिखी है। से सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ये मिलता है गवाल कवि के द्वारा लिखी गई हमीर हट में। इसके बाद हमीर मदमर्दन, अमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन में हमें पढ़ा जयसिंह शूरी। और इसके बाद हम बात किए तो अमीर अमृत, ये बंधन वाला अमीर बंधन, अमीर बंधन की बात करें तो अमृत कैलाश गाना याद जाना चाहिए है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो अमीर बंधन अमृत कैलाश। इसके बाद अमीर रायण, अमीर जमा में आयन तो भांडाव व्यास। इसके बाद हमीर चौपाई, भैया चौपाई पे मांड के आराम से चौपाई मांड के विजय हो रहे हो सा, के चौपाई मांड के विजय हो रहे हो सा, तो वंडन विजय सा। अमीरा छाड़ा, छाड़ो वही छेड़ेगो जो राज करेगो सा, राज रूप हो गया। इसके बाद देखो कुछ आपस में समानार्थी करतियां हैं, समानार्थी करतियों में देखेगा जैसे गोरा बादल, पद्मनी चौपाई, जिसमें गोरा बादल करती इंपोर्टेंट है सा, गोरा बादल। देखिए गोरा बादल जो करते लिखे हैं वो हेमरतन सूरी के हैं, हेमरतन शूरी, जबकि पद्मनी चौपाई भी किसने लिखी है? हेमरतन शूरी ने, यानी गोरा बादल नाम से जो कृति लिखी है वो हेमरतन शूरी ने, जबकि गोरा बादल नाम से कविता भी है और वो लिखे नरेंद्र मिश्रा ने। और गोरा बादल री बात, गोरा बादल री बात ये लिखे जटमल ने, है किसने? जटमल ने। तो गोरा बादल जटमला पगला दीवाना याद रखिए जटमल है ना, गोरा बादल री बात जटमल ने लिखी है, गोरा बादल री कविता नरेंद्र मिश्रा ने लिखी है, गोरा बादल पद्मनी री चौपाई हेमरतन शूरी ने लिखी है। अब कवि माघ को कौन नहीं जानता? जैसे आपको पता है कि माघ पुरस्कार दिया जाता है कवि माघ की याद में है ना, संस्कृत क्षेत्र में। तो कवि माघ, कवि माघ भीनमाल जालोर के हैं। कवि माघ कहां से हैं? भीनमाल जालोर से हैं। और इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था शिशुपाल वध, शिशुपाल वध लिखा था। इसके बाद देखो राजिया रासोठा, ये आया हुआ है राजिया रासोठा कृपा राम का। हंसावली याद रखिए साहित्य की करती है, राजस्थान के संदर्भ में कम पूछते हैं, इंडियन कल्चर की बात करें तो ये बात पूछी जाती है, साहित्य हंसावली करती किसकी है? असाहित्य की है। और परबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो मेरुतुंग का है, किसका है? मेरुतुंग का। तो परबंध चिंतामणि मेरुतुंग का, हंसावली असाहित्य की, राजिया रासोठा कृपाराम का है। और कवि माघ ने लिखा शिशुपाल वध भीनमाल जालोर के निवासी है। जटमल ने लिखा है गोरा बादल री बात, और नरेंद्र मिश्रा ने लिखा है गोरा बादल री कविता, हेमरतन सूरी ने लिखा है गोरा बादल या फिर पद्मनी चौपाई, पद्मनी चौपाई। अब देखिए इसी के समानार्थी अगर हम बात करें तो वह ढोला मारू पे, सारी बातें कर लेते हैं ढोला मारू पे एक साथ। क्या क्या है ढोला मारू से? देखो ढोला मारू पे अगर हम बात करें तो सारी बातें एक साथ ही ले लेते हैं। देखो ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा डिंगल भाषा में कवि कलोल ने लिखा है। याद रखिए इसकी भाषा भी पूछते हैं डिंगल है। कवि कलोल के द्वारा लिखा गया ढोला मारूरा दुहा। इसके बाद ढोला मारूरी बात, कई बार बात वर्ड आता है, कई बार वात आता है। तो ढोला मारूरी बात की बात करें तो ढोला मारू के साथ जब बात कर रहा है तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। याद रखिए ढोला मारूरा दुआ तो कलोल, क्या करना है? कलोल, किलोल करा। ढोला मारूरा दुआ कवि
कलोल कलोल करा डोला मारू रा दुआ डोला मारू री बात बात करया दोनों आपस में क्या खुश हा सोना मोना बाबू दोनों ही क्या हैं खुश हैं। देखेगी इधर डोला मारू री चौपाई चौपाई को अपन यहाँ चौपाई तो वैसे ये जैसे दोहा सोठा चौपाई ये काव्य शास्त्र लिखने के तरीके होते हैं तो अपन याद रखो कि चौपाई के है खाट है तो डोला मारूरा दोनों बैठे हैं चौपाई पे बड़ा कुशल लाभ है उन्हें बेरो का खाट पे बैठा ही लाभ है बेड के ऊपर तो ये कह कर है आपके मंगर डूब जावे तो एक खा पे बैठा ही चौपाई पे बैठा ही कुशल लाभ कुशल लाभ। पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ लिखा है वो भी किसका है कुशल लाभ का है। एक बाद में देखो जी की बात करा पा डोला मर्मण नाम से जो करते लिखे वो भरत व्यास ने। देखो डोला मारू रा दोहा कवि कलोल ने डोला मारू री दोहा कुशल लाभ ने डोला मारू री चौपाई किसने कुशल लाभ ये कुशाल चंद्र है डोला मारू री बात कुशाल चंद्र डोला मारू रा चौपाई कुशाल लाभ डोला मर्मण री बात करें तो डोला मर्मण ये भरत व्यास ने। अब इसके बाद ये तीन बातें आपको अलग याद रखनी है। डोला मारू जो गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है डाडी जाति के लोग वहां पे इनको गायन करते हैं डोला मारू गीत है वो सिरोही का है डाडी लोग गाते हैं इसको कौन से डाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है डाडी जाति के लोग इसको गाते हैं साहब और सिरोही का प्रसिद्ध है। डोला मारू रा नृत्य जो है नृत्य भाई डोलो और मारू आपस में नाचन नाग रहे हैं तो बनने क्या आवे एक दूसरे पे झाड़ आवे तो झालावाड़ नृत्य करे डोले ने कोनी पसंद की मारू नृत्य करे मारू ने पसंद कोनी का डोलो नृत्य करे दोनों ने एक दूसरे पे क्या होगी झाड़ और डोला मारू दोनों गीत गावे रोई के मई डोला मारू गीत गावे कड़े रोई में और डोला मारू नृत्य करना जाए तो दोनों ने एक दूसरे पे क्या आवे झाड़ आवे। अब डोला मारू रो चित्तर है ने डोला मारू रो चित्तर और डोला मारू रो चित्तर जो प्रसिद्ध है वो अपने जैसलमेर को है। जी की बात अपन याद रखनी है डोला मारू पे सारी बात आ गई। डोला मारू रा दोहा कवि कलोल डिंगल भाषा में डोला मारू री बात लिखे है कुशाल चंद्र ने डोला मारू री चौपाई कुशल लाभ ने और डोला मर्मण भी बात भरत व्यास ने। इसके बाद डोला मारू रा गीत गायो जी रोई में गीत गायो रोई में सिरोई हो जागो और डोला मारू रा नृत्य डोलो मारू दोनों नृत्य करे तो एक दूसरे ने क्या आवे झाड़ आवे बोल कहीं देख देख के नाचे हो तू बैठे हैं तो डोला मारू झालावाड़। अब डोला मारू रो चित्तर है जैसलमेर। एक बाद में आप बात करा एक बड़ो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी बात करांगा पद्मावत ग्रंथ की जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी। देखो पद्मावत लिखी गई है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है शेरशाह सूरी के समकालीन है शेरशाह सूरी के। और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत ग्रंथ में किस रानी का उल्लेख है। ऑप्शन एक में लिख देता है पद्मिनी पद्मिनी पद्मावत है ना पद्मावती पद्मावती या पद्मिनी पद्मनी भी लिख सकता है पद्मनी भी लिख सकता है। तो ये चार ऑप्शन लिख दिए एक जैसे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि पद्मावत ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय लिखा था। शेरशाह सूरी के समकालीन है। उस समय दिल्ली के बादशाह कौन है शेरशाह सूरी। उस समय पद्मावत ग्रंथ लिखा। पद्मावत में जिस रानी का उल्लेख मिलता है वो रानी है पद्मावती। कौन सी पद्मावती पद्मावत नहीं है पद्मिनी नहीं है और पद्मनी नहीं है। याद रखिए पद्मावती है। ये बात इंपॉर्टेंट बनती यहां पे। किसके समकालीन है तो शेरशाह सूरी के समकालीन है। किसने लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। कब लिखा था 1540 में लिखा था। किसके समकालीन है शेरशाह सूरी के हैं। किसका उल्लेख मिलता है तो पद्मावती का मिलता है पद्मनी का नहीं मिलता पद्मावत का नहीं मिलता उल्लेख मिलता है पद्मावती का। इसके बाद एक ग्रंथ है कन्नड़ देव व्यास। कन्नड़ दे प्रबंध के अंदर जालोर के कन्नड़ दे का उल्लेख मिलता है। पर ये लिखा किसने पद्मनाभ ने लिखा। उस समय नहीं लिखा ये 1512। जबकि वो घटना आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी वाली
1308 को सिवाना वाली हुई थी। 1311-12 में जालोर का साका हुआ था। घटना थी 5 मई 1312 की। जालोर का जो युद्ध हुआ था वो 5 मई 1312 को हुआ था। 11 में पड़ाव, 12 में युद्ध, तभी लिख देते हैं 1311-12, तो 5 मई 1312। इन सब की जानकारी हमें इसके अंदर भी मिलती है, कन्नड़देव प्रबंध में मिलती है। कन्नड़देव प्रबंध किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। ये जालोर का एक शासक था जिसका नाम अखेराज था। जालोर का एक शासक है जिसका नाम अखेराज है। अखेराज का ये दरबारी विद्वान रहे जो 1512 में इस कृति को लिखा है। इसके बाद हम बात करें मिर्जा राजा जयसिंह के। मिर्जा राजा जयसिंह की जब बात आएगी तो आपको पता है हम बिहारी को नहीं भूलेंगे साहब। वो बिहारी जो सोने की एक असरपी के बदले एक दोहा लिखता था। क्या बात है, एक दोहा, एक सोने की असरपी। तो मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह प्रथम, हम जयसिंह प्रथम की बात करें, मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो इनका दरबारी जो विद्वान है वो बिहारी है। बिहारी ने कृति लिखी थी बिहारी सतसई, जिसके अंदर 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई लिखा जिसके अंदर 713 दोहे हैं। इसमें एक सोने की असरपी के बदले, नहीं, एक सोने की असरपी के बदले एक दोहा लिखता था, या एक दोहे के बदले उसे एक सोने की असरपी मिलती थी। मिर्जा राजा जयसिंह बड़े प्रसन्न थे इससे, और मिर्जा राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी नामक एक परगना, काली पहाड़ी की जो जागीर थी वो बिहारी को दे दी थी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बनती है यहां पे कि मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी विद्वान जो है बिहारी है, और बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी जिसके अंदर 713 दोहे हैं। 713 दोहे, एक दोहे के बदले एक सोने की असरपी मिलती थी। कई दफा ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें में से कौन सा ऐसा दरबारी विद्वान था जिसे एक दोहे के बदले एक सोने की असरपी मिलती थी, तो वो कौन है? बिहारी। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहारी किसके दरबारी विद्वान है, तो मिर्जा राजा जयसिंह के हैं। इसके बाद देखो राम कवि, इंपोर्टेंट है सी राम कवि। ये जयसिंह चरित्र जो लिखा था वो राम कवि ने लिखा था। एक जयसिंह कल्पद्रुम जो पुंडरीक रत्नाकर ने लिखा था। ये जयसिंह चरित्र जो करती है, जयसिंह चरित्र, और जयसिंह चरित्र के अंदर इस राम कवि ने इस मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में लिखा है। मिर्जा राजा जयसिंह, तो राम कवि जो है वो जयसिंह चरित्र लिखते हैं। एक चंपू, जय चंपू नामक एक काव्य ग्रंथ है, जय चंपू, ये लिखता है गोपाल तेलंग के द्वारा लिखा गया जयसिंह। पर इतना ये इंपोर्टेंट नहीं जितना कि सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र जो लिखा गया है वो नरोत्तम दास है। ऐसे भी याद रखो, तो सुदामा नरों में क्या है? उत्तम है। नरोत्तम, तो नरों में उत्तम, तो कौन हो गया? सुदामा चरित्र। ये बातें हमें याद रखनी है मिर्जा राजा जयसिंह से। अब मिर्जा राजा जयसिंह के बाद हम बात करेंगे कुलपति मिश्र। इसी में कुलपति मिश्र इनका दरबारी विद्वान रहे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। भक्ति नाम से आएगा, भक्ति रत्नावली है, भक्ति निवर्ती है, और भक्ति निर्णय धर्म प्रदीपी। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसमें यह बात जरूर पूछी गई है कि इसने कितने ग्रंथ लिखे थे? 52 कितने? 52 ग्रंथ लिखे थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान कुलपति मिश्र ने कितने ग्रंथ लिखे थे? 52 लिखे थे। और 52 में कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, एक तो भक्ति रत्नावली, भक्ति निवर्ती, भक्ति निर्णय, और एक धर्म प्रदीप। एक तो भक्ति रत्नावली, भक्ति निवर्ती, भक्ति निर्णय, और एक धर्म प्रदीप। ये 4 कृतियां इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं, जबकि इन्होंने ग्रंथ कितने लिखे हैं? 52 लिखे हैं। अब बात करेंगे सवाई जयसिंह। याद रखिएगा, सवाई जयसिंह से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले तो यही पूछ लेते कि निम्न में से सवाई जयसिंह की कृति कौन सी है। तो एक तो लिखा इन्होंने जयसिंह कारिका, जो इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है। जयसिंह कारिका इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है। एक है जिज मोहम्मद स्याही, जो 1725 ईस्वी को ग्रह नक्षत्रों की शुद्धे सारणी बनाई थी। ग्रह नक्षत्रों की शुद्धे सारणी। देखो, इसमें पूछ लिया जाए कि ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहोगे जयसिंह कारिका है। जयसिंह कारिका जिज मोहम्मद स्याही दोनों ही करती जयसिंह के, सवाई जयसिंह की। वैसे इसको सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी, जबकि
इसको अपन लिखेंगे जयसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड। मिर्जा राजा जो है वो जयसिंह प्रथम है और सवाई जयसिंह जो है वो जयसिंह सेकंड है। जयसिंह कारिका इनका ज्योतिष ग्रंथ है, जबकि जिज मोहम्मद शाही ग्रह नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है जो स्वयं जयसिंह ने लिखी है। इसके बाद इनके दरबारी विद्वानों की अगर हम बात करें, दरबारी विद्वान देखिएगा, दरबारी विद्वान में जगन्नाथ की बात करते हैं। कौन? जगन्नाथ। इसमें से कौन कौन सी कृतियां पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट वो ध्यान रखिएगा। एक तो जगन्नाथ की जो कृति है ये वाली बहुत इंपोर्टेंट है, सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ। क्या बताया? सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ, सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ ये लिखी है जगन्नाथ ने। जबकि आपको ये भी पता हो कि गणित के अंदर जो यूक्लिड का रेखा गणित है उसका संस्कृत में अनुवाद भी किसने किया है? जगन्नाथ ने किया। सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ ये दोनों कृति जगन्नाथ की हैं। इसके बाद पुंडरीक रत्नाकर की बात मैं पहले भी बता के गया हूं कि पुंडरीक रत्नाकर ने क्या लिखा है? जयसिंह कल्पद्रुम लिखा है, जबकि जयसिंह चरित्र किसने लिखा है? अरे बावड़ो पागलो, इसका मतलब आपको याद नहीं है अब की बात। ये देखो, अभी बोला मैंने राम कवि के साथ, मैंने कहा था कि राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा, जबकि जयसिंह कल्पद्रुम लिखा है पुंडरीक रत्नाकर। क्या अपन नहीं बोले अपन ये बात? तो राम कवि ने क्या लिखे? जयसिंह चरित्र। और जो जयसिंह कल्पद्रुम लिखा है वो लिखा है पुंडरीक रत्नाकर, जबकि सुधाकर पुंडरीक ने लिखा है सुधाकर पुंडरीक। सुधाकर पुंडरीक की कृति कौन सी है साहब? साहित्य सार संग्रह। कौन सी कृति है? साहित्य सार संग्रह। दोनों ही कृतियां इंपोर्टेंट हैं। जयसिंह कल्पद्रुम लिखा है पुंडरीक रत्नाकर ने, पुंडरीक रत्नाकर ने। साहित्य सार संग्रह जो लिखा है वो पुंडरीक सुधाकर ने लिखा है। ये बार बार पूछा गया है। राम रासा, राम रासा ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। यहाँ पे सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया कि राम रासा कृति किसकी है? याद रखिए करसठ भट्ट की है। कलानिधि इसको उपनाम से जाना जाता है, जबकि आपको ये भी पता है कि कलानिधि के नाम से जो कृति है वो गोविंद की है। किसकी है? गोविंद। पता है ना, कलानिधि, उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी और द्वारे दीपिका, दीपिका ये जो कृतियां हैं ये लिखी हैं गोविंद ने। और ये गोविंद मंडन का बेटा है। जबकि कलानिधि के नाम से जो कृतियां लिखी, कलानिधि के नाम से जो कृति लिखी है वो करसठ भट्ट ने। यानी किस नाम से कृतियां लिखते थे? कलानिधि। अपना नाम करसठ भट्ट ने लिख करके कलानिधि लिखते थे। और इन्होंने राघव गीतम लिखा था। श्री राम के बाल्यकाल की यहाँ पे क्रीड़ाएं खेल हैं। राघव गीतम या राम रासा इंपोर्टेंट करती है सा। इसी प्रकार की एक इंपोर्टेंट करती ये रही बरम स्तुराणु भाष्य वृत्ति, जो करती है ब्रिज भट्ट की। ये कृष्ण भट्ट है और ये ब्रिज भट्ट है। याद रखिएगा, कृष्ण भट्ट कलानिधि, करसठ भट्ट अर्थात कलानिधि ने लिखा है राघव गीतम राम रासा। ब्रह्मस्तुराणु भाष्य वृत्ति जो लिखा है वो ब्रिज भट्ट ने लिखा है। जबकि आपने पढ़ा है कि राम कवि थोड़ी देर पहले पढ़ के गए हो। जयसिंह चरित्र लिखा है पुंडरीक रत्नाकर ने, जयसिंह कल्पद्रुम लिखा है, जयसिंह कल्पद्रुम। और कलानिधि करसठ भट्ट ने लिखा है राघव गीतम। और जयसिंह ने जो स्वयं जो कृतियां लिखे हैं वो एक तो जयसिंह कारिका और जीजे मोहम्मद शाही। और इसके बाद जगन्नाथ जी जो कृति लिखी, सम्राट सिद्धांत कौस्तुभ लिखी। इसके बाद हम बात किए थे पुंडरीक रत्नाकर लिखता है जयसिंह कल्पद्रुम, जबकि साहित्य सार संग्रह जो कृति लिखा है सुधाकर पुंडरीक ने लिखी है। राघव गीतम राम रासा जो कृति लिखा है वो करसठ भट्ट कलानिधि ने, जबकि बरम स्तुराणु भाष्य वृत्ति जो कृति लिखी है वो ब्रिज भट्ट की है। इंपोर्टेंट है साहब ये। जबकि राघव गीतम जो कृति लिखी राम रासा कृति करसठ भट्ट ने कलानिधि के नाम से लिखी है। कलानिधि इनके खुद का उपनाम लिखता है। उपाधि इनकी राम रसावचार्य।
इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट करती आती है। इसमें ज्यादा नहीं याद रखना, ये वेदांत पंचविंशति पद्य मुक्तावली प्रशस्ति मुक्तावली इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दिया कि ये बात आपको कंठस्थ कर लेनी है, रट के इसको सुबह शाम 2 टाइमों के ऊपर बात फेरी के टाइम याद लेना। एक एजेक्टिव जी की बात बता रहे हो, जबकि आपका जी करे तो पढ़ लेना, मैं इनको नहीं बता रहा। आप नॉलेज के तौर पे लिख सकते हैं कि वेदांत पंचविंशति या पद्य मुक्तावली या फिर प्रशस्ति मुक्तावली या फिर सरस रसास्वाद, ये करतियां भी रही हैं। अब इसके बाद बक्तराम की करते हम बुद्धि विलास की बात करते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है। अब आपको ये भी सोचना चाहिए कि यार एग्जाम में ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। अभी पेपर में आपने देखा होगा पीछे कि 2 बार पेपर में आ गया, लगातार 2 बार आया कि बुद्धि विलास करती किसकी है, बुद्धि विलास करती है बक्तराम की। और ये क्यों पूछ रहा है भाई, इसके पीछे बुद्धि विलास की और भी ग्रंथ है। बुद्धि विलास इसलिए पूछ रहे हैं कि इसमें जयपुर की स्थापना, शहर के नगरीय निर्माण की बात करें, शहर के नगर निर्माण की योजना की जो हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है वो बुद्धि विलास में मिलती है। तो बक्तराम ने क्या लिखा है, बुद्धि विलास लिखा है। बक्तराम ने क्या लिखा, बुद्धि विलास, जिसके अंदर जयपुर की स्थापना, शहर के नगरीय निर्माण की योजना की जानकारी प्राप्त होती है। जनार्दन भट्ट की जो करती है वो श्रृंगार शतक है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, मंत्र चंद्रिका। मंत्र चंद्रिका इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना कि बुद्धि विलास है और ब्रह्मस्त्राणुभाष्य वृत्ति है। राम रासा राघव गीतम, राम रासा राघव गीतम कर्षण भट्ट, जबकि ये करती है ब्रिज भट्ट की, और ब्रिज भट्ट ने लिखा है ब्रह्मस्त्राणुभाष्य वृत्ति, जिसका दूसरा नाम है मारीचिका। मरीचिका, मरीचिका, ये पेपर में आया हुआ है कि मरीचिका करती किसकी, तो मरीचिका करती का ही दूसरा नाम है ब्रह्मस्त्राणु आएगा, ब्रह्मस्त्राणुभाष्य वृत्ति, और ये करती है ब्रिज भट्ट की। जहां ब्रिज भट्ट मिलता है वहां पे कृष्ण भट्ट जरूर मिलता है, जहां पे पुंडरीक रत्नाकर मिलता है वहां पे सुधाकर पुंडरीक जरूर मिलता है। तो पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पदुर्ग लिखा है, सुधाकर पुंडरीक ने लिखा साहित्य सार संग्रह लिखा है, सवाई जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही और ज्योतिष जिज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखा है, जयसिंह कारिका। इसके बाद हम बात करें आगे प्रियदास। प्रियदास की जो करती है वो भागवत भाष्य और भक्तमाला टीका ग्रंथ है, इतना इंपोर्टेंट नहीं। परंतु केवल राम को हम क्यों बोल सकते हैं भाई, केवल राम जी, केवल राम को हम नहीं भूलेंगे क्योंकि केवल राम इंपोर्टेंट है। तो जी की सारणी की बात आ जाए, चाहे विभाग सारणी हो, तारा सारणी हो, राम विनोद सारणी हो, जय विनोद सारणी हो, दुख पक्ष सारणी हो, है ना, या ऐसी कोई भी अगर सारणी की बात करता है, विभाग सारणी, तारा सारणी, जय विनोद सारणी, राम विनोद सारणी, ब्रह्म सारणी, ब्रह्म सारणी का ही दूसरा नाम ब्रह्म प्रकाश है, मिथ्या जीव छाया सारणी, जिसे मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी को ही दुख पक्ष ग्रंथ कहा जाता है। दुख पक्ष सारणी या दुख पक्ष ग्रंथ, गंगा स्तुति, अभिलाषा, सप्तम। तो ये करती हैं किसके हैं, केवल राम के, केवल राम के, केवल राम ने लिखा है। तारा सारणी, विभाग सारणी, जय विनोद सारणी, राम विनोद सारणी, दुख पक्ष ग्रंथ भी लिखा है जिसको अपन दुख पक्ष सारणी कहते हैं, मिथ्या जीव छाया कहेंगे, ब्रह्म सारणी कहेंगे। इसके बाद गंगा स्तुति, अभिलाषा, सतकम, ये करतियां किसकी रहेंगी, केवल राम की, जो ज्योतिषी था, जो एक है ज्योतिषी है, सवाई जयसिंह के ज्योतिष, जिसका नाम ज्योतिषी, जिसका नाम केवल राम। केवल राम की जय विनोद सारणी है, राम विनोद सारणी है, तारा सारणी है, विभाग सारणी है, मिथ्या जीव छाया सारणी है, दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष सारणी है, गंगा स्तुति, अभिलाषा, सतकम है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट कुछ बातें आ जाती हैं सवाई जयसिंह को लेकर के। सवाई जयसिंह ने क्या किया, वो बातें भी थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति है नैनचंद्र मुखर्जी, सवाई जयसिंह का दरबारी विद्वान है जयसिंह नैनचंद्र मुखर्जी। नैनचंद्र सूरी नहीं है साहब, जिन्हें अमीर महाकाव्य लिखा उसकी बात नहीं कर रहे, अपन बात करें नैनचंद्र मुखर्जी, जिसने अरबी भाषा में ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है उक्कर ग्रंथ। उक्कर ग्रंथ का इन्होंने संस्कृत में क्या किया, अनुवाद। तो कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह के काल में अरबी भाषा में लिखित उक्कर ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, तो संस्कृत में अनुवाद किया है नैनचंद्र मुखर्जी। सवाई जयसिंह ने दो व्यक्ति,
एक तो है मोहम्मद मेहरी और एक है मोहम्मद शरीफ, दो व्यक्ति हैं। सवाई जैसी ने मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, एक मोहम्मद मेहरी को और एक मोहम्मद शरीफ पुर्तगाल भेज दिया। ऐसा कहाँ भेज दिया? पुर्तगाल। पुर्तगाल में पुर्तगाल के राजा एमानुएल के दरबार में गई है। किसके? एमानुएल। यानी सवाई जयसिंह ने अपने दो दरबारी विद्वानों को विदेश भेजा पुर्तगाल में, वहां के ग्रंथ लाने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। तो पुर्तगाली राजा एमानुएल के दरबार में अपना एक दल भेजा जिसके मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ थे। पुर्तगाली राजा भी उल्टे क्या करता है कि अपने पुर्तगाली राजा जो एमानुएल था उसने जेवियर डिसिल्वा को बोले भैया आप यहाँ के हमारे ग्रंथ पढ़ो और आप ये करो कि आप भी हमारे एक व्यक्ति को ले जाओ, वो हम आप वाले ग्रंथ पढ़ करके वापिस आ जाएगा। जैसे कई बार आप लोग नहीं करते, बोले भैया तेरी कॉपी मैं पढ़ लूँ, मेरी कॉपी तू पढ़ ले, है ना, हाँ तू तेरे वाले नोट्स मेरे को दे और मेरे वाले तू ले ले। कई बार बोलते हैं, अगला बोलता है यार तेरे वाले तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो तू सब पढ़ के तो देख, समझ में आएंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को पुर्तगाल भेजता है। पुर्तगाल के राजा एमानुएल से मिलते हैं, वहाँ के ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, साथ ले आते हैं। जबकि एमानुएल भी क्या करता है, जेवियर डिसिल्वा को भेजता है। जेवियर डिसिल्वा अपने जयपुर आते हैं। जयपुर के अंदर पोथी खाना में बैठे। पोथी खाना की स्थापना भी सवाई जयसिंह ने की थी, सवाई जयसिंह ने। तो पोथी खाना के अंदर बैठे और बैठ करके वहाँ राजस्थान के अंदर जितने भी यानी ग्रंथ लिखे हुए थे उन सभी का क्या किया, अध्ययन। किसने? जेवियर डिसिल्वा ने। अब बात हम सवाई प्रताप सिंह से ले लेते हैं थोड़ा सा। सवाई प्रताप सिंह, कौन नहीं जानता भाई सवाई प्रताप सिंह को, जिसके काल में जयपुर में तमाशा शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? तमाशा। सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा की जो एक लोकनाट्य है तमाशा की शुरुआत हुई थी। किसके काल में? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह नहीं सवाई प्रताप सिंह। ये वही सवाई प्रताप सिंह है जिनके काल में हवा महल बना है। कब बना है? 1799, है ना, लालचंद उस्ताद। तो सवाई प्रताप सिंह स्वयं कृतियां लिखते थे और किस नाम से कृतियां लिखते थे? ब्रजनिधि। अपना नाम सवाई प्रताप सिंह नहीं लिखते थे, समझदार थे। जैसे आपने कोचिंग में पाठियों के ऊपर नाम देखो तो प्रशस्ति लिख रहा के टाबरा भैया। ए भी आपको नाम कौन बताऊं था? आपको नाम की बताता ब्रजनिधि। ब्रजनिधि नाम बताया करता आपको कि भैया मैं तो ब्रजनिधि, हाँ, है ना। अब ब्रजनिधि के नाम से कृतियां लिखते थे साहब। ये किस नाम से? ब्रजनिधि के नाम से कृतियां लिखी। और इन्होंने ग्रंथ लिखा ब्रजनिधि ग्रंथावली। और जयपुर चित्र शैली का जो श्रवण काल रहा है, जयपुर चित्र शैली जो श्रवण काल रहा है, गोल्डन टाइम जो रहा चित्र शैली का, जयपुर चित्र शैली का, वो सवाई प्रताप सिंह के काल को ही कहा जाता है। तो सवाई प्रताप सिंह एक तो ब्रजनिधि के नाम से कृतियां लिखते हैं और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इन्होंने जो कृति लिखे उसका नाम ब्रजनिधि ग्रंथावली है। साथ ही जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल। थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी साथ साथ हो जाए। इनके संगीत गुरु सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु है चांद खां और इनके जो काव्य गुरु हैं उनका नाम है गणपत भारती। याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु हैं उनका नाम चांद खां है, जबकि इनके काव्य गुरु हैं वो गणपत भारती है। अब किसने क्या लिखा? संगीत गुरु चांद खां ने लिखा है, क्योंकि चांद तारों की बातें आजकल देखो, कोई भी बच्चा हो तो चांद तारे तब का तब तोड़ लेता है भैया, है ना। कोई फ्लाइट की जरूरत नहीं, तेरे लिए चांद, तेरे लिए तारे, चौना मोना बाबू के लिए। तो यहां चांद तारों की बात करेगा तो सवर सागर की बात करेगा। किसकी? सवर सागर। कवि गुरु की बात करें तो गणपत भारती, ये संगीत सागर की बात करेगा। आपने गणपत वो सुना नहीं, गीत गाना चल गणपत, है ना, सुना है ना वो? तो ध्यान नहीं हो तो गीत सुन लेना, गाना गणपत। तो ये करती लिखी है संगीत सागर। संगीत सागर जो करती है गणपत भारती की है, जो सवाई प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान हैं। चांद खां इनके संगीत गुरु हैं जिन्होंने करती लिखी है सवर सागर। परंतु याद ये भी रखना है कि इस चांद खां को सवाई प्रताप सिंह ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम है बुद्धि प्रकाश। परंतु एक बुद्ध प्रकाश, सॉरी, अभी हमने बुद्धि विलास नाम पढ़ा। बुद्धि विलास किसका करती थी? वो बख्तराम की थी,
जिसमें जयपुर की स्थापना, नगरीय योजना का जानकारी मिलती है। ये बुद्ध प्रकाश उपाधि इनकी बुद्ध प्रकाश है। एक भट्ट द्वारकानाथ है। कौन है? भट्ट द्वारकानाथ, जिसे राग चंद्रिका लिखा है। जिसने क्या लिखा है? राग चंद्रिका, राधा कृष्ण, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर। अब रत्नाकर से बहुत करती हैं ये सब, है ना। रागमाला किसने लिखी? बताओ शाबाश, रागमाला किसने लिखी? पुंडरीक विठल ने लिखी। भाई सोच क्या रहे हो? किसने लिखे? पुंडरीक विठल। अब देखो, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। कितने? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। इन 22 विद्वानों को गंधर्व 22 या गुणीजन खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता? गंधर्व 22 या गुणीजन खाना। कई बार आप साहित्य कृतियों में बार बार पढ़ोगे गुणीजन खाना, गुणीजन खाना। जब राजस्थान के संगीतों की बात करेंगे, संगीत में, तो वहां पे गुणीजन खाना का नाम आएगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुणीजन खाना उन्हीं को कहा गया जो 22 गंधर्व 22 जो 22 विद्वान थे। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। इन 22 विद्वानों को गंधर्व 22 या गुणीजन खाना का। इस सवाई प्रताप सिंह ने एक सम्मेलन करवाया जयपुर के अंदर। जयपुर में सम्मेलन करवाता है राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन। राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन, ये आयोजन जो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने की थी। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। इसी राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन के अंदर इन 22 विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत रखे गए, अपने अपनी विचारधारा रखी गई। उनमें से सबसे ज्यादा जो मत लिखे हैं वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के ही है। देवर्षि ब्रजपाल, यानी राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन का आयोजन करवाया है सवाई प्रताप सिंह ने। इसके अध्यक्ष हुए हैं ब्रजपाल, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट हुए हैं। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट इनके क्या रहे हैं साहब? बोलो। अध्यक्ष रहे हैं। देख के तो बोला करो। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट इनके क्या हैं? अध्यक्ष रहे। आयोजन करता है सवाई प्रताप सिंह। और राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ जो लिखने का श्रेय ज्यादा जो जाता है, वो मुख्य योगदान जो रहता है वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का ही है। अब इसके बाद देखो कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, कल पढ़ेंगे अपन कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, है ना। लिलटास की बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, मिंझर की बात करेंगे, जमींद्रो धनी कुण की बात करेंगे, है ना। इनकी कृतियों की बात करेंगे कल अपन कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के बाद अपन बात करेंगे विजयदान देथा अर्थात बीजी। विजयदान देथा अर्थात बीजी की बातें करें।